दोस्तों, कुछ जगह डरावनी नहीं होती, उन्हें डरावना बना देती है कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो कई लोग महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ आज की कहानी में भी है। ये दास्तान एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में है, जहाँ के बारे में अब ये मशहूर हो चुका था कि ये कॉम्प्लेक्स हॉन्टेड हो गया है। कई साल पहले बने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, जहां पहले काफ़ी गहमा गहमी रहती थी, वहीं अब वीरानी छा चुकी थी और आलम यह था कि अब ये कॉम्प्लेक्स बिकने की कगार पर आ चुका था। तो आइए अब इस कहानी की तरफ चलते हैं। एक बात और कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही आप सभी लोग कहानी को लाइक करें और अपने अजीज़ों को शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी भेजिए, जिससे मेरा हौसला बने और आपकी पसंद नापसंद जानकर मैं और बढ़िया बढ़िया कहानी लाती रहूं। तो चलिए अब देर न करते हुए इस कहानी का रुख करते हैं। बात चल रही थी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, जहां पर लोगों ने किसी को महसूस किया था। खासकर वहां रहने वाले गार्ड विजय को कई बार ऐसा लगता था, यहाँ पर कुछ तो है। रात दिन वहां पर ड्यूटी करने वाले विजय को सचमुच ही कोई डरा रहा था। रात में उसे लगता कि कोई वहां चल रहा है, पर देखने पर कोई भी नहीं दिखाई देता। सिर्फ पैरों की आहट रात भर सुनाई देती। अब तो विजय भी कुछ कुछ डरने लगा था और अब तक उसे ये भी पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई गार्ड टिकता ही नहीं है। सब जल्दी ही नौकरी छोड़कर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या था वहाँ और कौन शख्स रात रात भर वहाँ मंडराता रहता था? ये एक अनबूझ पहेली बनती जा रही थी। अब इस पहेली को जानने के लिए हमें 20 साल पहले जाना होगा। दीपा और पूनम दो सहेलियां थीं और दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं। दीपा का घर उनके स्कूल से कुछ ही दूरी पर था, तो दोनों सहेलियां साथ साथ ही स्कूल जाती थीं और छुट्टी वाले दिन पूनम दीपा के घर जाकर वहां साथ साथ पढ़ाई करती थी। दीपा का घर काफ़ी बड़ा था, लगभग 7-8 कमरों वाला, और एक बड़े से आंगन और सामने लॉन वाला ये मकान दीपा के बड़े परिवार के लिए बिल्कुल मुनासिब था। उनके घर में आंगन के सामने वाले कमरे में ही ये लोग पढ़ाई करती थी। वैसे तो पूनम काफ़ी समय से दीपा के घर आती जाती रहती थी, पर कई बार उसे कुछ अजीब सा महसूस होता था। पढ़ाई करते समय उसे ऐसे लगता था जैसे कोई अनजान आंखें उसे देख रही हैं, पर यह केवल उसकी फीलिंग ही थी। वहां पर तो कोई भी नहीं होता था। कई बार उसने ये भी फील किया कि जब वो कुर्सी से नीचे पांव रखती थी, तब उसे ज़मीन बहुत ठंडी महसूस होती थी, और कई कई बार ज़मीन पर उसे पैर रखने पर जलते हुए से महसूस होते थे, यानी कि ज़मीन बहुत गर्म होती थी। ये सब कुछ डरावना सा लग रहा था। पूनम ने 1-2 बार दीपा को भी बताया, लेकिन उसने ये कहकर कि ऐसा कुछ नहीं है और बात अनसुनी कर दी। लगता था वो भी इस विषय पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। गर्मी की छुट्टियों में दीपा अपने परिवार के साथ गुजरात जाती थी, जहां उसके बहुत से रिश्तेदार रहते थे और वहां भी उनका अपना एक मकान था। इस बार भी वो लोग गुजरात जाने वाले थे और कुछ समय बाद अब दीपा सपरिवार जा चुकी थी। कुछ समय बाद ही छुट्टियां भी खत्म हो गईं। दीपा से फ़ोन पर ही बात होती रहती थी। पूनम उसका इंतज़ार कर रही थी कि अब वो कब आए। एक दिन दीपा पूनम के घर अचानक आई और उसने बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सुनाई।
खबर ये थी कि उन्होंने यहाँ का मकान बेच दिया है। अब वो लोग वहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। पूनम ने वजह जानने की कोशिश की कि आखिर वो लोग क्यों मकान को बेच रहे थे। कुछ देर बाद ही दीपा ने बताया कि उनका मकान हॉन्टेड है, वहाँ किसी की आत्मा मंडराती है। घर के सभी लोग डरने लगे हैं। उनके साथ सभी चीज़ें खराब हो रही हैं। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कभी किसी की, और फाइनेंशियली भी बहुत इश्यूज हो गए हैं। समझ लो कि परिवार पर परेशानी और डर का साया छा चुका है। इसके बाद उसने कहा कि हम लोग आज ही यहाँ से जा रहे हैं, और कुछ बातें करके वो वहाँ से चली गई। दीपा के चेहरे पर सहेली से बिछड़ने का दुख साफ झलक रहा था, लेकिन पूनम के लिए ये सभी बातें चौंकाने वाली थी। वैसे उसे भी सहेली के बिछड़ने के दुख के साथ एक हैरानी भी महसूस हो रही थी, और दीपा एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उसके जहन में छोड़कर चली गई थी। इसी तरह वक्त बीतता गया। वक्त में बड़े बड़े बदलाव हुए। पूनम पढ़ लिख कर दूसरे शहर में नौकरी करने लगी, और कुछ सालों के भीतर ही उसकी शादी भी हो गई। पर वो अपनी सहेली दीपा को भूली नहीं। एक बार वो उससे मिली भी, और उसने उससे काफ़ी बातें की जो बड़ी ही हैरानी भरी थी। इस बात को बीते लगभग 10 साल हो चुके थे। इस बार पूनम अपने माता पिता के पास कुछ समय के लिए रहने आई। उसने 10 दिन की छुट्टी ले ली थी। इससे पहले भी वो आती थी, पर 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती थी। पर अब की बार उसके पास वक्त ही वक्त था। उसने सोचा एक बार दीपा के मकान को देखने ज़रूर जाऊंगी। वैसे ये उसे पता चल चुका था कि दीपा का घर किसी बिल्डर ने खरीद लिया था और उसे तोड़कर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब पूनम को ये देखना था, क्योंकि उस मकान के पीछे एक रहस्यमय कहानी छिपी हुई थी जो बरसों पहले उसे दीपा ने बताई थी। तो 1-2 दिन बाद ही पूनम उस उजड़े हुए कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ी हुई थी। बिल्कुल वीरान जगह थी। इस कॉम्प्लेक्स को देखने से ही सिहरन पैदा हो रही थी, क्योंकि वाकई वो बिल्कुल हॉन्टेड लग रहा था। पूनम काफ़ी देर वहाँ खड़ी रही। उसे बार बार दीपा के शब्द याद आ रहे थे। उसने उसे बताया था कि कई साल पहले उसके पापा ने ये मकान किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू खरीदा था। मकान के असली मालिक से तो वो कभी नहीं मिले, और मकान खरीदने के बाद वो सभी लोग सपरिवार आकर यहाँ रहने लगे। कुछ समय तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर धीरे धीरे कुछ कुछ असामान्य सा होने लगा, और ये बात घर के सभी सदस्यों को महसूस होने लगी। सभी डरने लगे, और अब उन्हें ये फील होने लगा कि ये भुतहा मकान है और इसे छोड़ देना ही बेहतर है। घर वालों के बार बार जोर देने पर एक बार दीपा के पापा के मन में भी आया कि वाकई इस मकान को खाली कर देना चाहिए। एक दिन दीपा के पापा की मुलाकात किसी से हुई। उसके बाद उन्होंने मकान को सस्ते दामों में बेच दिया। लेकिन दीपा ने जो सबसे सनसनीखेज बात पूनम को बताई, उसे वो कभी भूली नहीं। दीपा ने बताया था कि उस मकान में एक बुजुर्ग कपल रहा करते थे, और उनके साथ उनका बेटा भी रहता था। बेटा ज़्यादातर दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। वक्त के साथ साथ उसकी आवारगी बढ़ती चली गई। अब वो कई दिन और कुछ समय बाद महीनों घर से गायब रहने लगा। धीरे धीरे ये बात 1-2 पड़ोसियों को भी पता चल गई, पर ऐसा अक्सर ही होता था तो लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। इसी बीच बुजुर्ग दंपत्ति अपने आवारा बेटी की हरकतों से तंग आ चुके थे, और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया और रातों रात मकान खाली कर दिया। किसी को बिना बताए वो लोग हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। शायद
मकान उन्होंने बेच दिया था। कुछ महीनों बाद एक रात उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ वहां आया, जैसा वो अक्सर करता था। मकान की एक चाबी हमेशा उसके पास रहती थी। 3-4 दिन वो लोग वहां रहे। उसके बाद आधी रात को वो मकान में ताला लगाकर चले गए। उनको किसी ने जाते हुए नहीं देखा, शायद रात होने की वजह से। और इस बात को बीते कई साल हो गए। लोगों का ध्यान तब गया जब वो मकान टूटने लगा, यानी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलने लगा। और उड़ते उड़ते ये खबर भी फैली कि ये मकान बेचा जा चुका था और उसकी जगह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा था। और कहा जाता है कि खुदाई करते वक्त एक कमरे के फर्श के नीचे एक कब्र दिखाई दी थी और उसको खोदने पर वहाँ पर एक नर कंकाल मिला था। ये वही कमरा था जहाँ दीपा और पूनम पढ़ाई किया करती थी। उसी कमरे की फर्श में किसी की कब्र थी जहाँ से वो कंकाल निकला था। खैर, ये बात दबा दी गई और कंकाल को वहीं दफन कर दिया गया। और ये बात एक बूढ़े आदमी को पता थी जो दीपा के पड़ोसी थे, और उन्होंने ही उसके पिता को ये कहानी बताई थी। और तभी से उन्होंने डिसाइड किया कि इस मकान को बेच ही देना चाहिए। पर दोस्तों, वो कंकाल किसका था, ये एक अनसुलझी पहेली थी। इशारा कुछ कुछ इस तरफ भी जा रहा था कि शायद वो कब्र उस बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे की हो सकती थी। शायद उसके बेटे को पता चल चुका था कि उसके पिता ने वो मकान बेच दिया है और उसकी काफ़ी रकम मिली होगी। इसी लालच में वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आया हो और दोस्तों में झगड़ा हुआ हो, तो उसके दोस्तों ने नशे में उसे मारकर उस कमरे में दफना दिया हो और किसी को पता भी न चला हो। पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बात का कोई चश्मदीद गवाह तो था नहीं। उस मकान और उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भटकने वाला साया किसका था, ये एक अनबूझ पहेली बन चुकी थी। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं जिनका कोई हल नहीं निकलता और इन पहेलियों को कोई सुलझा भी नहीं पाता। और इस केस में भी किसी को कुछ पता ही नहीं चला और ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया। तो दोस्तों, अब कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे फिर एक नई कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब चलती हूँ।